ज्ञान के गहरे सागर में आओ उतरे हम अभी, भाषा बोली और लिपि के ले आए मोती सभी। हेलो बच्चों, मैं रेणु द्विवेदी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण का पहला पाठ, भाषा बोली लिपि। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस चित्र में कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, अर्थात अपने मन के भावों को एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है, तभी वह उसकी बात को समझ पाता है। इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है? हाँ, आपने सही समझा, भाषा। भाषा के साधन का प्रयोग करता है। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन होता है। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियां, आवाज निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, बच्चा एक उसने कुछ ध्वनियां निकाला है ता ता शब्द की, तो वो भाषा नहीं होती है, वो ध्वनि होती है। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियां उच्चारित करना सीखता है, फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि वो छोटा सा वाक्य क्या बनाया है? माँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अब भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है बेटा? बच्चों चलो हम समझाते हैं आप सबको। भाषा का वह स्वरूप जिससे एक व्यक्ति बोलकर विचार, मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मौखिक भाषा हुई। जैसा कि बच्चों, हम अब आपको इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे मौखिक भाषा। देखिए, इसमें माँ बोल रही है बच्चे से, विभू क्या कर रहे हो? विभू बोलता है, माँ मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। और दूसरे चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे दादी माँ से क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं? दादी जी एक कहानी सुनाइए ना। तो दादी जी बोलती हैं, सुनो बच्चों, एक समय की बात है। तो आगे का वो कहानी सुनाना मौखिक भाषा में ही बच्चों को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अब हम समझाएंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार,
या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कुछ चित्रों के माध्यम से अब आपको मैं समझाने जा रही हूँ। जैसे इधर देखेंगे आप कि यहाँ पर पिताजी बोल रहे हैं बच्चे से, तरुण क्या लिख रहे हो? बच्चा बोलता है, पिताजी मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। दूसरे चित्र में देखेंगे कि बहन बोल रही है, भैया आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या? भाई बोलता है, हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। अब देखें, आप दोनों चित्रों में देखा कि बच्चा यहाँ पर लिखकर और वहां पर ईमेल के द्वारा लिखा गया, अर्थात लिखकर जिन भाषा का प्रयोग करते हैं हम, वहां पर लिखित भाषा प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भाषा के दोनों प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, अब पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल हैं: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। पहले व्यक्ति बोलता है, फिर किसी के विचारों को सुनता है, फिर उसके बाद उस अपने भावों को और उसके भी विचारों को वो लिखता है। लिखने के बाद वो क्या करता है? पढ़ता है। तो ये हमारे 4 कौशल हैं, भाषा के 4 कौशल हैं। तो बच्चों, अब आप लोगों को मैं कुछ अन्य भाषाओं से भी परिचित कराती हूँ। जैसे मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं आप लोग समझेंगे। माँ द्वारा प्राप्त भाषा वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। अर्थात जो हमारे देश में बहुत सारे लोग, राष्ट्रभाषा होता है जो बहुत सारे लोग एक ही भाषा को बोलते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा को सभी लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो हिंदी भाषा हमारे देश की क्या है? राष्ट्रभाषा। और बच्चों, मातृभाषा जिसे बच्चा सबसे पहले अपने माँ या अपने परिवार से जो सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। चाहे माँ गुजराती हो तो बच्चा ज्यादातर गुजराती बोलना शुरू कर देता है, और अगर माँ कश्मीरी है तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी बोलना शुरू करेगा। इस प्रकार बच्चों, आप लोगों को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर भी समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं राजभाषा। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राजकीय या देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है क्योंकि हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए भारत की संपर्क भाषा हिंदी कहलाई गई है। और हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को भाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगले वीडियो में अब हम पढ़ेंगे बोली और लिपि। हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो भाषा कहलाती है। और आज हम
इस वीडियो में पढ़ेंगे बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है, परंतु कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस कवितावली अवधी भाषा में किया था, सूरदास ने सूरसागर ब्रज भाषा में तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली भाषा में रचना की। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई। इनका आगे विकास नहीं हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इसका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थानी की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। ये सारी राजस्थान की बोलियां हैं। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला है आपका पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और मागधी हिंदी। और इन हिंदियों की अलग अलग बोलियां हैं। जैसे ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी है? ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमायूनी। और मागधी में मगही और भोजपुरी, अंगिका। तो बच्चों, ये हमारी उपभाषाएं हुई और ये उनकी बोलियां हैं। अब बोली का अल्प विकसित रूप क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, इसलिए बोली को अल्प विकसित रूप कहा गया है। और जैसे कि बिहार की बोली अलग होती है, उत्तर प्रदेश की बोली अलग होती है, राजस्थान की बोली अलग होती है, तो ये अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित होती हैं। इसीलिए इसको अल्प विकसित कहा गया है। इसका अल्प विकसित रूप ही कहा गया है कि ये थोड़े क्षेत्रों में ही इसका विकास हुआ है, संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं। संपूर्ण क्षेत्रों में केवल खड़ी भाषा को, खड़ी भाषा को ही हिंदी का पूर्ण रूप माना गया है, पूर्ण भाषा के रूप में माना गया है और उसे ही मान्यता दी गई है। तो बच्चों, क्या पढ़ा हम लोगों ने? बोली। और अब पढ़ेंगे हम लोग लिपि। तो आइए बच्चों, हम समझते हैं लिपि। लिपि की परिभाषा पहले समझेंगे। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो बच्चों, प्राचीन काल में जब मानव ने मौखिक भाषा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, तब उसे अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक अथवा अन्य लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता का अनुभव हुआ। ऐसे में उसने मुख से निकली हुई ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह अंकित करने आरंभ कर दिए। यही चिन्ह लिपि कहलाए। तो बच्चों, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से जब लोगों को समझने में कठिनाई आने लगी तो वो लिखना शुरू किए और लिखने की विधि को ही लिपि कहा गया। इस चिन्हों के लिखने की विधि को बाद में लिपि कहा गया। अब हिंदी, प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है अपनी,
और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो हम आपको बच्चों कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों से परिचित कराते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां, जैसे संस्कृत, हिंदी, गुजराती, नेपाली, मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपियां देवनागरी है। और उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इनकी लिपियां रोमन है। और जापानी की हिरागाना और कांजी लिपि है। और बच्चों, देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? लिपि। लिपि क्या है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साहित्य। सबसे पहले हम समझेंगे साहित्य की परिभाषा। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं साहित्य क्या है। पहले हमने उसकी परिभाषा समझी थी, अब समझते हैं कि साहित्य क्या होता है। सदियों से विद्वानों और शिक्षाविदों के विचारों व रचनाओं को लिखित रूप में संजो कर रखा जाता है, जिनके अध्ययन से ज्ञान व जानकारी में वृद्धि होती है। इनमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। ये रचनाएं अनुभव व चिंतन पर आधारित होती है और इसी को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो भेद होते हैं, एक गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब विचार साधारण रूप में या बोलचाल की भाषा में लिखे जाते हैं, तब वे गद्य साहित्य की कोटि में आते हैं। जैसे कोई आपका चैप्टर लिखा हुआ हो, जैसे 7th क्लास का चैप्टर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें तिनका नामक एक चैप्टर है। तो जो तिनका क्या कह रहा था कि मैं घमंड से भरा हुआ एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा था, अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में गिर गया। तो ये जो लिखा गया है, ये गद्य साहित्य के अंतर्गत ये उदाहरण आपका आता है। अब गद्य साहित्य के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कहानी, लेख, जीवनी, पत्र, उपन्यास, नाटक आदि, ये सारे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। पद्य साहित्य, जब अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण देके बताते हैं आप लोगों को। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। अर्थ या जो है, और दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ये जो कविताएं आती हैं हमारी, वो हमारे पद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। इसके और अन्य उदाहरण हैं, जैसे गीत, कविता, गजल, पद, दोहा, छंद, कवित्त, चौपाई आदि, ये सारे पद्य साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तो बच्चों, ये हुआ हमारा साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो अब हम समझेंगे व्याकरण। व्याकरण, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। अब हम आपको समझाएंगे व्याकरण के शुद्ध शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वाक्यों का ज्ञान। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा बोलता है तेरे को मेरे से क्या चाहिए, और दूसरा क्या बोलता है मेरे को तेरे से किताब चाहिए। क्या यह शुद्ध जो है व्याकरण का ज्ञान है? नहीं। शुद्ध भाषा का प्रयोग है? नहीं। अब आपको हम इसका शुद्ध जो है वाक्य बताते हैं।
इसकी जगह होना चाहिए कि सबसे पहले वाले में होना चाहिए कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और दूसरे सेंटेंस में होना चाहिए मुझे तुमसे किताब चाहिए। तो ये हमारे व्याकरण के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। और इसके पहले जो है ये आपको दिखाया जा रहा है वो अशुद्ध व्याकरण का रूप है। तो बच्चों, आप लोगों ने इन चित्रों के माध्यम से यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द और शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण होगी। किसी वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपना पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि, साहित्य और व्याकरण ये समझ में आ गया होगा। आओ बच्चों, हम खेलें व्याकरणिक खेल। तो बच्चों, आज के इस व्याकरणिक खेल में हम आपसे कुछ पहेलियां पूछेंगे। हमारी पहली पहेली है, भावों की यह अभिव्यक्ति करता विचारों का आदान प्रदान, बूझो इस साधन का नाम। तो बताओ बच्चों, क्या कहते हैं इसको? बताइए। तो आपने बिल्कुल सही समझा, इसे कहते हैं भाषा। विचारों का आदान प्रदान कौन करता है? भाषा। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी पहेली की ओर। हमारी दूसरी पहेली है, किन दो तरीकों से होते प्रकट विचार, नाम बताओ उनके एक एक कर विचार। तो बताइए बच्चों, अच्छे से विचार करके बताइए। तो बच्चों, आप लोग इस पहेली को नहीं बूझ पा रहे हैं, चलो मैं ही बता देती हूँ। इसको कहते हैं मौखिक और लिखित। तो बच्चों, इन्हीं दो तरीकों से हम अपने विचार को प्रकट करते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। तो बच्चों, आइए हम अपने पाठ को एक बार पुनः दोहराते हैं। उसके बाद हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। बच्चों, हम शुरू करते हैं, अपने पाठ को एक बार पुनः दोहराएंगे। तो बच्चों, भाषा क्या है? भाषा मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो बच्चों, मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा है जिसे बालक परिवार से सीखता है। अब राष्ट्रभाषा क्या होती है? देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा देश के कार्यालयों व राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। साहित्य के दो रूप हैं, गद्य और पद्य। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला होता है। तो बच्चों, ये पूरा आपके पाठ का पुनः दोहराना हो चुका है। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे।
तो बच्चों आओ करें अभ्यास कार्य। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। दूसरा प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? हिंदी भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनी। लिपि किसे कहते हैं? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। विश्व की संपर्क भाषा क्या है? तो बच्चों विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। तो बच्चों इसी के साथ हम आपसे कुछ और प्रश्न पूछते हैं। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में क्या अंतर है? बच्चों राष्ट्रभाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है, और राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। तो बच्चों बताइए दादा साहेब फाल्के द्वारा कौन सी पहली फिल्म का निर्माण किया गया है? चलो मैं बताती हूँ। 1913 में दादा साहेब पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया है। बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न और करती हूँ, मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चों माँ द्वारा प्राप्त भाषा मातृभाषा कहलाती है। और आगे बताते हैं, वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए देती हूँ। पहला है, व्याकरण भाषा के किस रूप को सिखाता है? दूसरा प्रश्न है, भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? और हमारा तीसरा प्रश्न है, मातृभाषा तथा भाषा में अंतर बताइए। तो बच्चों इसी के साथ आपका पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद।